We welcome you, sir. Professor Muhammad Habib Raza, sir, joined AMU in the year 1975 and achieved many significant academic milestones. He completed his MBBS from Jawaharlal Nehru Medical College in the year 1982 and MS in General Surgery in the year 1986 and the PhD in Surgery in the year 2019. Sir has begun his teaching career as a lecturer in the Department of Surgery in JNMC in the year 1988 and also served as the chairman of the Department of Surgery. Professor Raza sir also held international teaching and clinical roles. Please welcome sir. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank the ASEAN group of institutions, the director and the deputy director, principal and all other dignitaries on the dais. And also I would like to thank the students and faculty members of this institute for inviting me on a very short notice. Yesterday only I came to know about it. But since I thought that coming here would stimulate some of you to do good in future, so that is why I have come. Although I have got my OPD and the responsibilities which have been given to me by the university is great. So of course I would like to thank my institution also for having faith in me to perform, and inshallah we are trying to bring things on the ground. मैं चाहता हूँ कि हम लोग ऐसी तरह से बात करें कि हम एक दूसरे को समझ लें और हम आगे की मंजिल को आसान करें। उर्दू ऐसी चीज़ है जिससे हम सब मोहब्बत करते हैं और इसके ज़रिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। आज जिस मकसद के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं वो एक बहुत बड़ा मकसद है। हकीम अजमल खां साहब मरहूम, जिनकी उन्होंने जो खिदमत दी है इस कंट्री के लिए, उसका कोई दूसरा मिसाल नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डाली थी, वो उस लेवल के डॉक्टर हैं और उस लेवल के यूनानी मेडिसिन के लीजेंड हैं। सर सैयद अहमद ख़ान साहब जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की सोची, उस ज़माने में जबकि ये उम्मत और ये मुस्लिम कौम डिप्रेशन में थी, उस वक्त बहुत से मदरसे के जो आलिम थे उन लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारी तोहमतें लगाई और ये कहा कि ये जो है अंग्रेज़ी पढ़ा के और साइंस पढ़ा के मुस्लिम कौम को गुमराह करना चाहते हैं। और उन्होंने बहुत ऑपोजिशन फेस की, लेकिन वो अपने मकसद में फिक्स रहे और यूनिडायरेक्शनली उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो मेहनत करते रहे। और उसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज की तारीख़ में दुनिया की वन ऑफ द फ्यू गुड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है, उसकी नींव डाली। इसी के साथ मैं अजमल खां साहब के बारे में भी कहना चाहूँगा। मेरा तिबिया कॉलेज अजमल खां से बहुत ज़्यादा रिश्ता रहा है, इसलिए कि मैं वहाँ का कई सब्जेक्ट्स का एग्ज़ामिनर भी रहा हूँ और कई फैकल्टी मीटिंग्स में भी मैं गया हूँ और मैं वहाँ की सिलेक्शन कमेटी के जो प्रोसेसेस हैं उसमें भी, और वहाँ के कई सारे प्रिंसिपल और डीन्स जो है मेरे दोस्त भी हैं। तो वहाँ मैंने ओवर द ईयर्स देखा काफ़ी कुछ उन्होंने चेंजेस लाए हैं और अजमल खां साहब की जो ड्रीम है वो आप लोग के ऊपर अब बनती है कि आप उस ड्रीम को और आगे लेके जाएं। तो इसमें उन्होंने क्या समझाया, उन्होंने जो मैंने थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ा है, मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला, कि उन्होंने जो
यूनानी मेडिसिन को मॉडर्न मेडिसिन से क्लब करने की कोशिश की है। हालांकि आज इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि यूनानी मेडिसिन वालों को सिर्फ यूनानी मेडिसिन प्रैक्टिस करनी चाहिए या जो मेडिकल बोर्ड है या मेडिकल एसोसिएशन है वो इसको अग्री नहीं करती कि आप मल्टीपैथी प्रैक्टिस करें। लेकिन आपके कॉलेज का क्या स्टैंड है वो हम नहीं जानते, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करना है वो हम मॉडर्न मेडिसिन से भी सीख सकते हैं। इसमें अबुल कासिम अल-ज़हरावी साहब का नाम मैं लेना चाहूँगा क्योंकि उसी फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ और इस पर मैंने कुछ पहले पढ़ा भी है और कुछ मैंने 1-2 लेक्चर्स भी दिए हैं। तो अबुल कासिम अल-ज़हरावी जो है वो एंशिएंट सर्जन थे और उन्होंने बहुत सी ऐसी इजादें की हैं जो आज की मॉडर्न मेडिसिन में भी उसकी अभी खोज चल रही है। उसमें उन्होंने थायराइड सर्जरी, जो गर्दन में जो गुदूद हो जाते हैं, उसकी सर्जरी उन्होंने प्रैक्टिस की और बहुत कॉटरी जो सर्जरी के लिए मैंडेटरी चीज़ है उन्होंने उसकी इजाद की और ये हज़ारों साल पहले की बात है। तो उस ज़माने में उन्होंने इसको इतनी सर्जिकल फील्ड को उन्होंने बहुत आगे तक ले गए। और उसके बाद यूरोप वालों ने क्या किया, यूरोप वालों ने चूँकि जब उस ज़माने में जब अरब नेशंस के लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हर फील्ड के अंदर, मेडिसिन के अंदर, सर्जरी के अंदर और सोशल साइंसेस के अंदर, तो उस वक्त यूरोप पूरा अंधेरे में था। उस यूरोप के ऊपर उन्होंने जो किताब लिखी अबुल कासिम अल-ज़हरावी ने, वो 550 साल यूरोप में चली और उसके कम से कम 72 ट्रांसलेशंस हुए। तो उसकी जो कॉपीज़ हैं वो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसकी लाइब्रेरी में भी रखी हुई है। तो आप ये समझें कि आज से हज़ारों साल पहले हमारे यूनानी फील्ड के जो लोग थे वो उन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। और लेकिन जो यूरोपियन जो लोग आए उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की, उनके नाम को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं हमें याद करना चाहिए और हमें उनको प्रोपेगेट करना चाहिए। तो आपकी जो यूनानी मेडिसिन की जो साइंस है उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, सर्जिकल फील्ड्स भी हैं, मेडिकल फील्ड्स भी हैं और बाकी जो आपकी जो फील्ड्स हैं वो सब हैं। तो आप सबको मिलके जो है उसको आगे बढ़ाना है और आपको अपनी फील्ड को प्रैक्टिस करना है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इस पे स्टैंड लेती है इसके बारे में हम अभी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो दोनों गवर्नमेंट की तरफ से भी और जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन आप जिस फील्ड में भी हैं आपको उसमें एक्सेल करना है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ। पहले तो एक शेर से शुरू करते हैं। नहीं तेरा नशेमन कसर शाही के गुंबद पे, नहीं तेरा नशेमन कसर शाही के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। इस शेर को ताली बजाने के लिए नहीं पढ़ा गया है, इस शेर को इसलिए पढ़ा गया है कि इसको हम समझें। इस शेर का क्या मतलब है? इसको अल्लामा इकबाल ने इस उम्मत के लिए या मुस्लिम कौम के लिए ख़ासकर ये शेर लिखा था कि तू शाही है बसेरा। पहले तो कस नहीं तेरा नशेमन, नशेमन कहते हैं घर को, तो जो आराम तलबी को उन्होंने मना किया है। कसर शाही, शाही कहते हैं बादशाह के जो गुंबद है उसके ऊपर आपको बसेरा करना है। तो एक चिड़िया है शाही, वो अपना बसेरा जो है पहाड़ों की चट्टानों में करती है। तो अल्लामा इकबाल का कहने का मकसद है कि आपको हार्ड वर्क करना है और ग्राउंडेड रहना है, ज़मीन पे रहना है, लेकिन सोचना है, परवास करना है आसमानों तक। तो आप लोगों को अपनी फील्ड में ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए ग्राउंड पे काम करना है, लेकिन एक्सेलेंस की कोई लिमिट नहीं है। एक्सेलेंस को हासिल करने के लिए आपको आसमानों से आगे भी जाना है। तो आप लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगा कि अपने को बड़ा नहीं समझें, अपने को ग्राउंडेड रखें
अपने को ऑफिसर नहीं समझे, अपने को सर्विस पर्सन समझे, सेवा करने वाले लोग, खिदमत करने वाले लोग। और ये प्रोफेशन यही सिखाता है। एक मरीज़ जब परेशान होके घबराता हुआ आता है आपके पास और उसके रिश्तेदार जो उसको देख के वो भी रो रहे हैं, उनके सर पे आप हाथ रखते हो, उनकी तकलीफ़ को दूर करते हो, तो उनके दिल से दुआएं निकलती हैं। और ये दुआ आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके पूरे नेशन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो इसलिए आपको खिदमत करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। इस प्रोफेशन में खिदमत का जज्बा अगर नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है, तो आप ये प्रोफेशन छोड़ दीजिए। पैसा तो आपके जूतियों में आएगा। अगर आप अपना काम दयानतदारी से कर रहे हो, तो इस प्रोफेशन में अल्लाह ताला ने वो सिफत रखी है कि आप जो खिदमत करेगा अल्लाह उसकी मदद करता है। तो इसलिए आप इस प्रोफेशन में जब भी जाओगे, जिस लेवल पे भी जाओगे, खिदमत के जज्बे से, अगर किसी तकलीफ दे को उसकी तकलीफ दूर कर दे, कोई रोता हुआ है उसको चुप करा दे, कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे, इतना अगर आप कर लोगे तो समझो कि तुमने अपने प्रोफेशन का हक अदा कर दिया। 50% मर्ज तो डॉक्टर के चेहरे को देख के ही दूर हो जाता है। जब मरीज ओपीडी में दाखिल होता है और एक मुस्कुराता हुआ डॉक्टर या डॉक्टरनी बैठी होती है, तो वो समझता है कि मेरा काम हो गया। सिर्फ 50% बच जाता है जिसको आपको डायग्नोस करना है और ट्रीट करना है। तो इसलिए आपको विद अ स्माइलिंग फेस, विद एम्पैथी, नॉट सिंपैथी, एम्पैथी के साथ आपको काम करना है। और किसी को झड़कना नहीं है, किसी को धुतकारना नहीं है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसका कोई वे आउट ढूंढना है। सिर्फ ये नहीं हम तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आप उसकी मदद करोगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा। तो इसलिए आपको इस जज्बे के साथ इस यहाँ से डिग्री हासिल करनी है, और जहाँ भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जिस फील्ड में भी आप रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। मैं अपनी स्पीच को ख़त्म करता हूँ 5 P's के साथ, जो हम कहते हैं कि सक्सेस हासिल करने का एक जरिया हो सकता है। फर्स्ट P है प्रिपेयर। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी। आज सुबह आपने शुरू की तो आपको आज के दिन की तैयारी करनी है। वो जहन से ही शुरू हो जाता है, फजर की नमाज के बाद से ही शुरू हो जाता है कि आज हमें क्या करना है, कैसे जाना है। देन परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब करना है। जिस काम के लिए आपको भेजा जा रहा है, आपको मान लीजिए ओपीडी भेजा जा रहा है, तो ओपीडी में आपको परफॉर्म करना है। आप ऑपरेशन थिएटर जाना है तो ऑपरेशन थिएटर में परफॉर्म करना है। नर्सिंग का काम है तो आपको नर्सिंग को परफॉर्म करना है। उसके बाद पंक्चुअलिटी। ये चीज़ जो है बहुत कम पाई जाती है। आपकी ड्यूटी आवर्स 8 बजे से 4 बजे तक है, कोई 8:30 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10:30 बजे आ रहा है, और जाने के वक्त 3 बजे चला जा रहा है, 2:30 बजे चला जा रहा है। तो पंक्चुअलिटी जो है, एक जो आपकी सैलरी तय हुई है वो आपके टाइमिंग के हिसाब से तय हुई है। मान लीजिए आपके 1 लाख रुपया तय हुआ है 1 महीने का, उसमें आपको 8 to 4 टाइमिंग दी गई है ड्यूटी करने की। आप 8:30 बजे पहुंच रहे हो और 3:30 बजे वापस जा रहे हो, तो 1 घंटा आप रोज उस तनख्वाह में से चोरी कर रहे हो, और 30 दिन में 30 घंटे आपने चोरी कर लिए। तो इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। दुनिया में चाहे बच जाए, अल्लाह मियाँ का नहीं बच सकता। तो ड्यूटी आवर्स जो है, जो डिफाइंड है रूल्स के हिसाब से, उसमें रिलैक्सेशन है। कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी हो गई, वो अलग चीज़ है। लेकिन रूटीन ड्यूटी आवर्स में पंक्चुअलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो पहली बात मैंने कही थी प्रिपेयर, दूसरी बात मैंने कही थी परफॉर्म, तीसरी मैंने थी पंक्चुअलिटी, चौथी मैं कहता हूं परसिस्टेंस। उस चीज को, एक ही चीज को जब आप बार बार करोगे तो वो उसमें एक्सेलेंस पैदा होता है। जैसे हमारे यहाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, सबसे सिंपल ऑपरेशन समझा जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारे उसमें टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। लेप्रोस्कोपिक हो गई, रोबोटिक हो गई, उसमें इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं।
तो एक लड़का जब हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिल होता है तो पहले उसको सिखाया जाता है कि कैसे वॉश करना है, तैयार होना है ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए। फिर दूसरे साल में उसको असिस्ट करने के लिए सिखाया जाता है। तीसरे साल में उसको थोड़ा थोड़ा करने दिया जाता है। जब वो पास आउट हो जाता है तब उसको सीनियर रेसिडेंसी दी जाती है जिसमें वो खुद करता है। तो ये 4 साल उसको वो सिखाया गया और खुद करने में, एक ऑपरेशन करने से नहीं सीखता, उसको वही ऑपरेशन 50 बार करना है और उसको अंडर सुपरविजन, ताकि कोई गलती ना हो, मरीज का नुकसान ना हो। तो वो परसिस्ट करेगा, वो करता रहेगा। फिर उसके वो आंख बंद करके भी उसको ऑपरेशन कराया जाएगा, रात के 2 बजे भी कराया जाएगा तो वो उसको कर पाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस, परसिस्ट करते रहना है। हमारे प्रोफेशन में एक ही चीज़ है, बस 15-20 मर्ज होते हैं बस। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है ना, और जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है। अगर आप समराइज करोगे तो 10 या 15 बीमारियां हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए 4 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है उन्हीं 5-10 बीमारियों को सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंस, जितना आप उस चीज़ को करते रहोगे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू विल बी एबल टू हैव द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज टू परफॉर्म। एंड फाइनली 5वीं चीज़ है प्रे। 5वीं चीज़ है, जब आपने सब कर लिया, मरीज को देख लिया, उसका इलाज कर लिया, उसको दवा लिख दी और उसको घर भेज दिया, या उसका आपने ऑपरेशन कर दिया और उसको डिस्चार्ज कर दिया, उसके बाद ऊपर वाले से मांगना है ये ठीक हो जाए और पर अल्लाह से दुआ करना ही है। इसके अलावा भी जो मेडिटेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, योगा है और दूसरी चीज़ें हैं, कोई भी जो प्रेयर जो में सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आप अगर दुआ मांग सकते हो तो दुआ मांग लो, कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हो या कोई और मेडिटेशन कर सकते हो तो मेडिटेशन करो, क्योंकि इसमें जो है उस मरीज़ की फ़िक्र आपके दिल के अंदर है और उसको मुझे बताना नहीं चाहिए। जब भी मैं ऑपरेशन थिएटर में कोई ऑपरेशन करने जाता हूँ, खासकर कोई बड़ा ऑपरेशन, तो मैं वज़ू करके जाता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल फेल है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं: प्रिपेयर, परफॉर्म, पंक्चुअल, परसिस्ट एंड प्रे। तो आप ये 5 चीज़ों को किसी भी फील्ड में इस्तेमाल करोगे, आई होप दैट यू विल सक्सीड। विद दीज फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन द एशियन community or fraternity for inviting me on this occasion, and I pray for Jannatul Firdaus for the person for whom this ये महफिल जो सजी है उनके लिए। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, और आप सब जहां भी जाएं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज़। Following the bouquet, I would also like to request our beloved principal sir and Professor Jazar sir to present the shawl to our honorable chief guest. Now I would like to request Usma ma'am to present the memento to our honorable chief guest. देखिए